भारत में इंश्योरेंस को लेकर लोगों की समझ के सवाल पर आपको एक तैयार उत्तर मिल जाएगा और वो ये है कि इंश्योरेंस को लेकर भारत में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। अब तकनीकी रूप से देखें तो ये गलत बात भी नहीं है। एक जमाने में इंश्योरेंस का नाम सुनकर लोग भाग जाया करते थे। इंश्योरेंस को शुभ अशुभ से जोड़ दिया जाता था। हाँ, अगर कोई इंश्योरेंस लेता भी था तो किसी रिश्तेदार एजेंट के दबाव में ही। कारण साफ था, दुर्घटनाओं के प्रति हमारे मन में डिनायल का भाव। लेकिन धीरे धीरे इंश्योरेंस की अहमियत को लोगों ने समझा और अब उसे अपनी जिंदगी के जरूरी हिस्से के रूप में अपनाने का चलन चल पड़ा है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस ऐसे भी हैं जिनके प्रति न जागरूकता है और ना ही उन्हें अपनाने का कोई विशेष आग्रह दिखता है। मसलन एक छोटा सा उदाहरण है। भारत में शायद कोई भी मोटर इंश्योरेंस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता अगर सरकार ने उसे जरूरी नहीं बनाया होता। इसी तरह का एक और इंश्योरेंस है जिसका नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो बाकायदा एक एक्ट के जरिए देश की व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। लेकिन चूंकि ये कंपलसरी नहीं है, लिहाजा इसके प्रति कोई उत्साह दिखता ही नहीं। यहां जरूरी बात यह है कि यह इंश्योरेंस किसी नागरिक नहीं बल्कि उन संस्थाओं या बिजनेसेस के लिए अहम है जहां एक आम आदमी की जिंदगी कभी कभी दांव पर होती है। पब्लिक प्लेसेस, अस्पताल, मॉल्स, बैंक, होटल्स जैसी तमाम जगहों पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो पीड़ित को मुआवजा मिल सकता है, उसे इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इंश्योरेंस के अभाव में ऐसी संस्थाएं जिम्मेदारी से बच जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वाकई आपने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं। अगर वाकई नहीं तो आप भी भारत के उन ज्यादातर लोगों में से हैं जिन्हें इस एक्ट की कोई जानकारी नहीं है। अब आपको याद दिलाते हैं भोपाल गैस त्रासदी। हम में से कोई भी भारतीय इस त्रासदी को भुला नहीं सकता। दरअसल पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का ताल्लुक इसी भोपाल गैस त्रासदी से है, क्योंकि इसी त्रासदी के बाद देश में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का कानून लाया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक कानून में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया और ना ही इसका दायरा बढ़ाया गया। हाल ही के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे यह लगता है कि इस कानून में बदलाव जरूरी हैं। खासकर ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को इस कानून के दायरे में लाकर बीमा के जरिए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के मामले में, और दूसरा मुआवजे की रकम बढ़ाने की सख्त जरूरत है। मोरबी का पुल हादसा आपको याद होगा, उपहार सिनेमा कांड, कई अस्पतालों, होटल्स और रेस्टोरेंट में आग लगने के मामले बढ़े हैं, या फिर हाल ही में तमिलनाडु के एक स्कूल में बच्चों की टेंट में जलकर मौत हो जाने के हादसे। ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनमें जान की भारी हानि हुई। चिंता यह है कि ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के प्रति समझ और इसका दायरा लगातार सिमट रहा है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कानून में बदलावों की जरूरत पर मनी लाइफ फाउंडेशन और उत्तरा एडवाइजरी सर्विसेज ने एक व्यापक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कानून को और व्यापक बनाने और मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इसे ढालने की सिफारिश की गई है। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे, क्यों जरूरत है इस बात की। और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं सुचेता दलाल जी, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं मनी लाइफ की और ट्रस्टी हैं मनी लाइफ फाउंडेशन की। मैम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी मैम एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था मनी लाइफ फाउंडेशन की, जिस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसे आपकी फाउंडेशन कह रही है कि ये मिसअंडरस्टूड है और अंडर यूटिलाइज्ड है। ऐसा क्यों है मैम? इसके पीछे क्या क्या सोच जिम्मेदार है या जरूरत ही नहीं? पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू। आपने जो बैकग्राउंड ये एक्ट और इशू के बारे में दिया है, आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है। इट्स रियली फैंटास्टिक। तो आपने जैसे बताया, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये एक्ट आया था 1991 में। लेकिन ये जो एक्ट है सिर्फ हैजर्डस केमिकल्स के लिए है, और इसमें जो इनिशियल कंपनसेशन है सिर्फ 25,000 है, और वो 1991 से अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी हमारा कहना ये है कि जब हम कभी बैंक में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, जब बम्बई में कमला मिल्स में आग लगी थी रेस्टोरेंट में और बहुत लोग मर गए थे, तो तभी कोई कंपनसेशन मिलता नहीं है जो आइदर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत आना चाहिए, नहीं तो देयर इज अनदर वन, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। हमको इसके बारे में पता इसलिए चला, मुझे भी एज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट
35 इयर्स मैं इसमें काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक हमारे जो मेंबर है, वो बैंक के लॉकर एक्सेस करने गए थे आफ्टर कोविड। तो वो जो सीढ़ी थी बेसमेंट में जाने की, वो टूट गई और वो गिर गए और उनको सर्जरी करवानी पड़ी, वॉकर लेके चलना पड़ा। ऑब्वियसली वो हमारे पास आए कि शुडंट आई गेट कॉम्पेंसेशन? तो हमने बैंक को लिखा, स्टेट बैंक को, उन्होंने मना कर दिया। हमने आरबीआई को लिखा, ओम्बुड्समैन को, उन्होंने मना कर दिया। फिर एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट जो हमको एडवाइस करते हैं, श्रीरंग सामंत, उन्होंने बोला कि आप एक सिंपल नोटिस भेज दीजिए अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तभी हम इसकी जांच करने लगे कि ये एक्ट है क्या और वो हमको कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, हमारी मांगे क्वाइट सिंपल है कि ये जो एक्ट है अभी सिर्फ हैजर्डस केमिकल्स के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्डिंग कोलैप्स, स्मॉल फायर्स, उपहार ट्रेजेडी, मोरबी, इसमें उनको डैमेज हो जाता है और तभी हम एकदम आइदर भगवान भरोसे रहते हैं या वी आर डिपेंडेंट ऑन कोई पॉलिटिशियन, मिनिस्टर हमको एक्स ग्रेशिया कुछ 2 लाख 5 लाख सैंक्शन कर देगा। ये जैसे भीख है और एक्सचेकर से आती है। अगर इंश्योरेंस है तो इट्स सो मच सिंपलर। तो एक तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें सिस्टम्स नहीं है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस हर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है। तो जब एसबीआई ने ये लॉकर केस में ना बोला, तभी एसबीआई के पास इंश्योरेंस था और हमने आरटीआई एप्लीकेशन करके हमको पता चला कि एसबीआई के पास जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस है, वो प्रीमियम भरते हैं, लेकिन वहां से कंज्यूमर या कस्टमर या हम जैसे आम आदमी लोगों के पास ये कभी पहुंचता नहीं है। तो ये लार्ज बिजनेसेस और स्पेशली जो फॉरेन डेवलप्ड नेशंस में मैंडेटरी है। एब्सोल्युटली मैम, मैं आप ही का डेटा देख रहा था, यूएस में 40 to 45% इंश्योरेंस प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है। इंडिया में ये 1 से 1.5% है सिर्फ। तो ये कहाँ मैम, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जरूरत नहीं है हमें या हमारी सोच ही नहीं है कि हम पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बड़े मास मार्केट तक नहीं ले जा पाए, उनकी एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ उस तरह की क्यों नहीं है मैम? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरेस्ट नहीं है ये नॉलेज बढ़ाने की। जैसे मैंने कहा आपको, स्टेट बैंक के पास इंश्योरेंस था, लेकिन जब उनके डिपॉजिटर को इंजरी हो गई तो उनको नहीं देना था उनको, क्योंकि अगर इंश्योरेंस पे आउट हो जाता है तो प्रीमियम शायद बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसे चल नहीं सकता है। यू हैव टू गेट, मतलब देयर हैज टू बी सेफ्टी। तो एनी डेवलप्ड कंट्री, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम डेवलप्ड नेशंस में काउंट करना चाहते हैं इंडिया को, तो हमारे पास जनरल लायबिलिटी एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रहना चाहिए। और गवर्नमेंट अभी भी एट द मोमेंट पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का अमेंडमेंट डिस्कशन चला रही है कि हाउ टू अमेंड दिस एक्ट। तो ये अमेंडमेंट में अगर उन्होंने सिंपल चेंज किया कि इंस्टेड ऑफ ओनली हैजर्डस केमिकल्स, it will apply to all organizations above a certain size, commercial organizations, malls, entertainment organizations, तो obviously mandatory हो जाएगा और उनको मोटर व्हीकल एक्ट के जैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा टू रीच इट टू ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि लोगों को पता चलेगा, क्लेम करने लगेंगे। और एक्चुअली ये सबके लिए अच्छा है, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, जो मॉल्स या ऑर्गेनाइजेशंस ये खरीदते हैं उनके लिए भी अच्छा है। व्हाई शुड दे नॉट बी बॉदर्ड अबाउट देयर कस्टमर्स? दे शुड केयर, इजंट इट? बिल्कुल। और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट को बार बार मोटा मुआवजा देना होता है। अगर इस तरह की संस्थाएं और कारोबार, बिजनेसेस ही इस इंश्योरेंस के तहत मुआवजा देने लग जाएं तो शायद सरकार का भी सरदर्द और पैसा बचे। एब्सोल्युटली। और ये इंश्योरेंस से ही आना चाहिए। इट शुड नॉट बी चैरिटी फ्रॉम द एक्सचेकर। एब्सोल्युटली मैम। तो मैम, आखिरी सवाल मेरा, अब ये अब जो संशोधन की बात आप कर रहे हैं इस कानून में, वो किस तरह के होने चाहिए? पहला तो आप कह रही हैं कि भाई इसको मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, जैसा हमने कहा कि 25,000 का प्रावधान कुछ भी नहीं है आज के हिसाब से। और तीसरा, इसमें जो हैजार्डस एक्टिविटीज या केमिकल का जो दिया हुआ है, तो सिर्फ एक जगह पे, 1-2 जगह पे प्रावधान जो है वो संशोधित करने से बात नहीं होगी।
आपको रिविजिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा एक्ट और मौजूदा हिसाब से उसको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा मैम? रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोटर व्हीकल एक्ट को इमिटेट करना चाहिए, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट में जब मैंडेटरी किया है, पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, जो एक्सीडेंट विक्टिम है उसको कॉम्पेंसेशन बराबर का मिल रहा है आजकल। और सभी मानते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री मानती है, और हम लोगों को भी पता है, इनफ ऑफ एग्जांपल्स जहां पे कंपनसेशन मिलता है। तो व्हेन यू हैव अ सिस्टम फॉर मोटर व्हीकल्स, वो सेम सिस्टम अगर आप इसमें इंप्लीमेंट कर दे तो क्वाइट इजीली हो सकता है, बदलाव बहुत जल्दी आ सकता है। और अगर विल है, गवर्नमेंट में विल है, तो ये इजीली इंडिया कैन बी लाइक अदर डेवलप्ड नेशंस। बिल्कुल मैम, और एक आम आदमी जब इसे अपने नजरिए से समझेगा तो शायद वो भी मुखर होकर इस पर बात करेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर, आम नागरिकों के स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर। और उसके बाद इस एक्ट में अब अमूलचूल परिवर्तन की भी आवश्यकता है। और जैसा कि मैम ने कहा कि सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा, जैसे मोटर इंश्योरेंस के लिए बनाया उसी तरह का एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि ये ज़्यादा वृहद रूप में लागू हो पाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सुचेता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much.